हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कार्बन उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कार्बन की। कार्बन क्या होता है? तो पहले का नोट, कार्बन की विशेषताएं। कार्बन की विशेषताएं, तो सबसे पहले आपको लिखना है पॉइंट 1 लगा के, आवर्त सारणी में कितने नंबर होता है? परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित होता है। ठीक है, दूसरा है इसका प्रतीक C होता है। ठीक है, तीसरा है कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कार्बन की संयोजकता, यानी वैलेंसी। कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, हाँ, उदाहरण के तौर पे इसकी संयोजकता कैसे देखेंगे? 4 होती है। मतलब देखिए, जो कार्बन है ना CH4, एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4 हाइड्रोजन। क्या बोला है? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। मतलब कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे? 4 हाइड्रोजन। जैसे CH4 है, तो इसकी श्रृंखला कैसे होगी? ऐसे कि ये कार्बन चारों हाइड्रोजनों से क्या बनाए रखेगा? बंध बनाए रखेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है कि कार्बन की ज्यामिति क्या होती है? कार्बन की ज्यामिति होती है सम चतुष्फलकीय। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित होता है। दूसरा इसका प्रतीक C होता है। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, कि अपने चारों हाइड्रोजन परमाणु के साथ बंध बनाए रखता है, और कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि कार्बन अपने परमाणु के साथ बंध बनाए रहता है। ठीक है, तो दो परमाणुओं के मध्य में कोण कितना होता है? दो परमाणुओं के मध्य कोण कितना बना होता है? तो आप बोलोगे कि
हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसके मध्य बल कितना होता है 109.28 ठीक है कितना होता है 109.28 डिग्री का यानी बोल सकती है 109 डिग्री का इसके ऊपर कोण होता है बल होता है बल कोण होता है ठीक है। तो छठवां पॉइंट आप लिखोगे कि कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बल कोण 109 डिग्री 0.828 होता है ठीक है। इसकी बात हुई। दूसरी बात करते हैं कार्बन में एक विशेषता रहती है। वो विशेषता क्या है वो विशेषता यह है कि कार्बन जैसे कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है वो क्या है कि कार्बन से जुड़कर साकित में चक्रीय श्रृंखला का निर्माण करता है। क्या बोल रहा है ये कि सातवां पॉइंट जो कार्बन परमाणु है आपस में जुड़कर किसकी श्रृंखला का निर्माण करता है साकित ठीक है वो चक्रीय श्रृंखला में निर्माण करता है ठीक है। कार्बन से जुड़कर साकित और चक्रीय श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे इसको इसका एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले लेंगे साकित ठीक है सबसे पहले किसका लेंगे साकित का लेंगे। तो सबसे पहले साकित का लेंगे ठीक है मतलब ये है कि नाइट्रोजन परमाणु में शाखाओं के रूप में जुड़े रहते हैं। किसके रूप में जुड़े रहते हैं शाखाओं के रूप में जुड़े रहते हैं ठीक है। तो ये हो गई इसकी साकित श्रृंखला कार्बन की साकित श्रृंखला जिसको हम क्या बोल सकते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोल सकते हैं आइसोब्यूटेन क्या बोलते हैं आइसोब्यूटेन। दूसरी बात करते हैं असाकित ठीक है। दूसरी बात किसकी करेंगे असाकित की करेंगे। जैसे मैंने ले लिया C5H10 ठीक है। तो 5 को इसमें कार्बन लेने ठीक है और इसमें क्या जोड़ने हाइड्रोजन जोड़ने क्या करना है हाइड्रोजन जोड़ने। तो ये क्या हो गया पेंटेन। क्या हो गया पेंटेन। दूसरी बात करेंगे हम चक्रीय श्रृंखला। तीसरे नंबर पर बात किसकी करेंगे चक्रीय श्रृंखला। तीसरे नंबर पर बात किसकी करेंगे चक्रीय श्रृंखला। जैसे मैंने कार्बन 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 इसमें ले लिया H हाइड्रोजन 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 ये होगी चक्रीय श्रृंखला। इसको बोलते हैं एलिफेटिक चक्रीय यौगिक।
यौगिक, डिफरेंटिव सक्रिय यौगिक। ये बात हो गई कार्बन की बेसिक चीज की। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, तो इसके नामकरण कैसे करते हैं। क्या करते हैं कि इसका नामकरण कैसे करते हैं, तो इसको एक बार आप नोट कर लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, तो हेडिंग डालें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, कि जैसे असंख्य कार्बनिक यौगिक है तो उसको समझने के लिए इसका नामकरण करते हैं। तो कुछ पद्धतियां हैं जिसके आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले है रूट पद्धति। कौन से रूट पद्धति। ठीक है, दूसरे नंबर पे व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। ठीक है, तीसरे नंबर पे है आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नामकरण या पद्धति। ठीक है, तीन पद्धति है जिसके आधार पर कार्बनिक यौगिकों का हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। सबसे पहले है रूट पद्धति, दूसरे नंबर पे व्युत्पन्न पद्धति और तीसरे नंबर पे आईयूपीएसी पद्धति। इसमें सबसे मोस्ट है आईयूपीएसी 10th क्लास के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक इसमें जो रूट पद्धति है, ये भी जैसे मान लो कि 90% मोस्ट तो ये है और 10% मोस्ट ये है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे रूट पद्धति। इसके बारे में बात करेंगे रूट पद्धति। इसमें बात आती है कि रूट पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट आएगा नामकरण का आधार। नामकरण का आधार। ठीक है, तो इसका आधार है कि प्राकृतिक स्रोत और गुणों के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। तो क्या लिखना है, प्राकृतिक स्रोत व गुणों के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो रूट पद्धति में क्या होगा कि इसका नामकरण का आधार क्या है कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण ये रूट पद्धति किस आधार पर करती है, तो प्राकृतिक स्रोत व गुणों के आधार पर ये पद्धति कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करती है।
कि कौन सा यौगिक किस प्रकृति, किस गुणों, किस स्रोत का है, उसके आधार पर इसका नाम देती है। तो उदाहरण के तौर पे देखेंगे CH4, CH4, ठीक है। CH4 क्या है, इसका रूट नाम क्या है, मार्स गैस, क्या है, मार्स गैस, ठीक है। तो इसका प्राकृतिक स्रोत क्या हुआ, थोड़ा सा इसको मैं इधर सूत्र क्या लिखेंगे, CH4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। रूट नाम क्या हो गया इसका, मास गैस, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसका प्राकृतिक नाम क्या है, यानी प्राकृतिक स्रोत क्या है इसका, इस स्रोत का मतलब कि किससे प्राप्त होता है ये, तो प्राकृतिक स्रोत, इसका प्राकृतिक स्रोत है दलदल से प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है, दलदल से प्राप्त की जाती है, मार्सी स्थानों से, किस स्थानों से, मार्सी स्थानों से ये प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मार्स गैस रख दिया, क्या रख दिया, मार्स गैस रख दिया। मैंने पहले बोला था कि प्राकृतिक स्रोत और इसके गुणों के आधार पे, मतलब कि इसमें क्या गुण है, ठीक है। और प्राकृतिक स्रोत के लिए कहां से प्राप्त हो रही है, दलदल से प्राप्त हो रही है, और दलदल से कहां से, मार्स से स्थानों से प्राप्त हो रही है, इसका नाम रख दिया मार्स गैस। इसका सूत्र होता है CH4। ये एग्जाम के तौर पे मोस्ट क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड क्लास में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्स गैस का संरचना सूत्र लिखिए, मार्स गैस का संरचना सूत्र लिखिए। तो सूत्र तो इसका होता है CH4, इसकी संरचना पूछिए, संरचना क्या होगी, एक तो कार्बन, और कार्बन के चारों क्या हो गया, हाइड्रोजन, तो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर में, ठीक है। तो ये वाला क्या है, मोस्ट है। दूसरी बात करते हैं हम एसिटिक अम्ल की, इसकी बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये क्या हो गया, रूट नाम हो गया। और प्राकृतिक स्रोत क्या होता है इसका, प्राकृतिक स्रोत है सिंथेटिक, नाम से मतलब ये हुआ कि CH3COOH, ठीक है। इसका रूट नाम होता है एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल इसका नाम कैसे लिया गया, जैसे सिरके के लैक्टिक नाम होता है एसिटिक अम्ल, इसके आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया, एसिटिक अम्ल नाम रख दिया गया। अब बात आती है फॉर्मिक अम्ल की, किसकी नाम बात आती है, फॉर्मिक अम्ल की, HCOOH। ये किसका सूत्र हो गया, फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का, ठीक है। तो इसका नाम कैसे रखा गया, तो इसका नाम रखा गया फॉर्मिक, यानी जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो किसमें पाया जाता है, चींटी के डंक में, इसके आधार पर इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो मैंने 3 उदाहरण बताए किसके, रूट पद्धति के। तो मैंने ये बताया कि रूट पद्धति का नामकरण, यानी जो रूट पद्धति है ना, वो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस आधार पर करती है, प्राकृतिक स्रोत और गुणों के आधार पर करती है।
एग्जाम्पल के तौर पे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया CH4 का, जिसमें रूट नाम है इसका मार्स गैस। इसका नाम किस वजह से पड़ा है? प्राकृतिक स्रोत के इसका दलदल से या मार्स स्थानों से प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मार्स गैस। ठीक है। दूसरा आता है CH3COOH। इसका प्राकृतिक स्रोत के सिरके की लैक्टिक नाम होता है एसिटिक अम्ल, इसलिए इसका नाम रख दिया गया एसिटिक अम्ल। फिर बात आती है CHCOOH की, जो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके आधार पर इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक अम्ल रख दिया गया। ठीक है, तो रूट पद्धति समझ में आ गई। और जो मोस्ट है ना वो मैंने लिखा दिया कि इसका प्राकृतिक स्रोत को गुणों के आधार पर इसका नामकरण किया गया है कार्बनिक यौगिकों का। और ये इतना इसमें मोस्ट है, जो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो आइए अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम। दूसरे नंबर पे बात करेंगे व्युत्पन्न पद्धति की। व्युत्पन्न पद्धति ये बोर्ड के हिसाब से देखे जाए तो ज्यादा मोस्ट नहीं है, पर इसमें पहले आता है नामकरण का आधार। बेसिक चीज आने से इसकी नॉलेज है। नामकरण का आधार, नामकरण का आधार है कार्बनिक यौगिकों के सरल रूप में उपयोग किया। इन्हें जो भी कार्बनिक यौगिक थे ना उसको सरल रूप में लाके इसका उपयोग किया गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल है जैसे CH4 किसका सूत्र है? मीथेन का। सॉरी CH4 तो क्या बोलते हैं? मीथेन। ठीक है, इसको कैसे लिखा गया? यानी सरल यौगिक का व्युत्पन्न क्या है इसका? सरल यौगिक का व्युत्पन्न। ठीक है, सरल यौगिक का व्युत्पन्न होगा CH3 CH3 और CH3। इसका व्युत्पन्न का नाम क्या होगा? ट्राई मेथिल मेथेन। व्युत्पन्न का नाम क्या होगा? ट्राई क्या होगा? क्योंकि जो कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए, कितने यौगिक जुड़े हुए? 3 है। ट्राई मेथिल मेथेन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये ज्यादा मोस्ट नहीं है, तो इसकी बेसिक बात होगी। बेसिक बात ये है कि इसका नामकरण का आधार है, जो कार्बनिक यौगिक है ना उसको सरल रूप में लेकर इसका नामकरण किया गया। जैसे मेथेन को लेते हैं तो सरल यौगिक का व्युत्पन्न ये बनता है इसका, और इसका नामकरण कर दिया गया ट्राई मेथिल मेथेन। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण।